Hello guys, this is Dhruvesh Jain and welcome back to my channel. लास्ट वीडियो मैंने पॉलिनोमियल्स पर बनाया था जिसमें मैं एमसीक्यू सीरीज करवा रहा था आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो आज मैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लेकर आया हूँ जिसके एमसीक्यू मैं आपको आज करवाऊंगा। जैसा कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इस बार सेशन 2023-24 में सीबीएसई एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करने वाला है। लगभग 50% क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड आ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अभी से एमसीक्यू सेशन क्यों करवा रहे हैं। तो देखो, ये वीडियो आप आज देखो या 2 महीने बाद देखो, आपके लिए कंटेंट रेडी हो जाएगा और आज से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसलिए जो आप 9th वगैरह में पढ़ चुके हो तो वही चीज़ रिपीट होती है 10th में। 10th में कुछ चैप्टर ही होते हैं जो थोड़े से आपके लिए नए होते हैं, बाकी तो आपका बेस ऑलरेडी 9th में बन चुका होता है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोग डील कर सकते हो और थोड़ा बहुत आपके कोर्स होने के बाद जब आप इस एमसीक्यू को फिर से रिपीट करोगे तो आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी इस पर। सो मैंने इसीलिए अभी से सेशन स्टार्ट कर दिया है। आगे आप कहोगे तो आप जिस टॉपिक पर बोलोगे उन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो शैल वी स्टार्ट। आज हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उससे पहले मैं इस चैप्टर के थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो आप देख ही सकते हो। ये जो बना हुआ है x + dy = c, इस टाइप की कंडीशन होती है। सी हो सकता है कि इक्वल के उस साइड हो या इस साइड हो, और देख लेना आप लोग दोनों इक्वेशन में वो या तो इक्वल साइन के उस तरफ होना चाहिए या इक्वल साइन के इस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट या राइट, मतलब दोनों इक्वेशन में एक ही पोजीशन में होना चाहिए। तो उसको कंपेयर करने में ज़्यादा इजी रहेगा। जैसा कि यहाँ पर हमको 3 टाइप की कंडीशंस मिलती है। अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं हो तो हम जानते हैं कि कंडीशन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आप सब समझते ही हो, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ चित्र भी बना हुआ आप देख सकते हो। ये वाली कंडीशन ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले, जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और यहाँ पर आपको ओनली सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसको कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद सेकेंड कंडीशन है जब तीनों रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो, तब क्या होता है, दोनों लाइंस कोलैप्स कर जाती है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कोई लाइन जा रही है और उसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करनी, मतलब दोनों लाइंस की डायरेक्शन और पोजीशन सेम है, तो वो कंडीशन बन जाएगी कोइंसिडेंट लाइंस। तो आप ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। तो ये कंडीशन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइंस। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन हमारी आती है, वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस वाली, जिसमें हमारा a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होता है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाली कंडीशन में क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन तो सेम होती है लेकिन वो ओवरलैप नहीं करते हैं। मतलब ये ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करती है। आप समझ सकते हो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस में दोनों लाइन एक दूसरे को टच करती है। जहां पर टच करती है तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि दैट विल बी कॉल्ड कंसिस्टेंट, है ना। जहां पर लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है, टच कहां कर रही है, इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट लाइंस में, इनको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। जैसा ये लिखा हुआ भी है, ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है। बट जब पैरेलल लाइंस होती है जहां पर एक दूसरे को टच नहीं करती है, वो कंडीशन हमारी हो जाएगी इनकंसिस्टेंट, जिसको हम नो सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर हम कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच करेगी ही नहीं, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो ये होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम हमारी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो शैल वी स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर जो इक्वेशंस दी हुई है, सबसे पहले देख लो कि जो हमारे
एबीसी की वैल्यूज जो है A1 है ना, A1 B1 एंड C1 और A2 B2 C2 वो क्या क्या है, तो आप लोग को नोट कर लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो ना। A1 अपन A2 हमारा क्या हो जाएगा 6/2, B1 अपन B2 क्या हो जाएगा देख लो -3 अपन -1, और C1 अपन C2 पहले देख लो C1 C2 की पोजीशन क्या है, दोनों इक्वल साइड के उस तरफ है या दोनों इक्वल साइड के इस तरफ है, दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो दोनों में इस साइड है लेफ्ट साइड है ना, तो दैट इज नॉट प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा 10/9। तो यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 3/1, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/1, तो ये दोनों इक्वल हो गए 3/1 3/1, और ये क्या हो गया नॉट इक्वल, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद चेक करना है कि हमको कौन सी कंडीशन मिल रही है। तो देखो ये कंडीशन कौन सी बन गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस, गॉट इट। तो पैरेलल लाइंस के लिए यहाँ पर देख लो रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर, अब चार ऑप्शन देख लो, इंटरसेक्टिंग एट एक्जेक्टली 1 पॉइंट नहीं, इंटरसेक्टिंग एट एक्जेक्टली 2 पॉइंट्स नहीं, कोइंसिडेंट नहीं, पैरेलल। हो सकता है आपको ऑप्शन में पैरेलल ना मिलकर नो सॉल्यूशन मिल जाए या इनकंसिस्टेंट मिल जाए, तो वो भी राइट होगा, तो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट। Let's move to the next question. Next question is the pair of equations x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 है। देखो ये कुछ इसी टाइप का है, हमको A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए, सीधा ही चेक कर लो। A1 क्या है 1 और A2 क्या है -3, बस 1 अपॉन -3। इसके बाद यहाँ ले लो B1 की जगह 2 और B2 की जगह क्या है -6, C1 की जगह क्या है, C1 C2 की पोजीशन चेक कर लो, दोनों लेफ्ट साइड ही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर है प्लस का 5 एंड प्लस का 1, गॉट इट। अब देखो ये दे रहा है -1/3, गॉट इट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हमको क्या दे रहा है -1/3, ये दोनों इक्वल हो गए, और 5/1 क्या हो गया नॉट इक्वल। तो वापस वही कंडीशन हो गई हमारी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो दिस विल बी पैरेलल कंडीशन है ना। जैसा कि मैंने कहा था हमेशा ऑप्शन में आपको पैरेलल नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कुछ और भी मिल सकता है, नो सॉल्यूशन मिल सकता है या फिर इनकंसिस्टेंट भी मिल सकता है। तो हमको ऑप्शन देखने चाहो ऑप्शन, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, एक्जेक्टिव सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नो सॉल्यूशन, दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट। देखो इतना टफ नहीं है, काफी इजी है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस मैंने जो इससे पहले जो फॉर्मूलाज बताए थे वो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। देखो ये हमको पता होना चाहिए, कंसिस्टेंट वाली कंडीशन अभी मैंने बताई थी, आपको नहीं याद रहा है, मैंने सीधा सा कंसेप्ट बताया। अगर लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है, टच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। और अगर टच नहीं हो रहा है उसको सीधा याद रखो इनकंसिस्टेंट। और टच नहीं होता वो कंडीशन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस की। और टच किस किस कंडीशन में होता है, इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट लाइंस में। तो हमको बस वही ध्यान रखना है। If a pair of linear equation is consistent, then the lines will be, simple सा क्वेश्चन है। देखो पैरेलल तो होगा नहीं, always consistent, sorry coincident नहीं, always intersecting नहीं, क्योंकि intersecting भी हो सकता है और coincident भी हो सकता है। This will be, sorry, this will be correct option, क्योंकि दोनों हो सकता है ना, कोई एक तो होगा नहीं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस
y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना कि सीधा x इक्वल टू y इक्वल टू, तो इसको सीधा सा बताता हूँ आपको, उसको रफली एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, तुरंत चुटकियों में आंसर निकल जाएगा आपका। देखिए जैसे y इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, ये हमारा ग्राफ है। y इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा? सर ये y है, y पे 0 कहाँ होगा? यहाँ पर। तो ये जो लाइन है, जो x एक्सिस है हमारा, उसी के ऊपर लाइन आ जाएगी, है ना, कोइंसाइड कर जाएगी उसके ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर ही ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू 0 वाली। और नेक्स्ट है हमारे y इक्वल टू -7। तो y इक्वल टू -7 कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ पर ये लाइन हो गई, है ना। तो ये क्या हो गई? दोनों x एक्सिस के पैरेलल ही है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई हमारी? सिंपल ही है, पैरेलल कंडीशन। अब हमारे पास ऑप्शन में पैरेलल तो है नहीं, तो क्या होता है पैरेलल में? नो सॉल्यूशन, दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो क्लियर रखना चाहिए कंसेप्ट को। अगर y की वैल्यू दी हुई, y इक्वल टू लिखा हुआ, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो लाइंस कैसे बनेगी? x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। और x के इक्वल दे रखा है, तो लाइंस कैसे बनेगी? y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों y की वैल्यू दी हुई है तो डेफिनेटली वो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। दोनों की x की वैल्यू दी हुई है तो वो लाइंस भी पैरेलल हो जाएगी। अगर एक y की और एक x की दी हुई है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रैक्टिस करके रखना। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, जैसे दोनों y की वैल्यू दे दी, दोनों x की वैल्यू दे दी, या x और y की वैल्यू दे दी, कुछ भी वैल्यू दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बता दिया, अगर दोनों y की वैल्यू तो लाइंस पैरेलल होगी, दोनों x की वैल्यू तो भी लाइंस पैरेलल होगी। अगर x की और y की वैल्यू दे रखी तो लाइंस क्या कर जाएगी? इंटरसेक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आ गया जैसे मैंने बताया था, the pair of equations x equal to a and y equal to b graphically represent lines which are, देखो बोले क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्राफिकली है, लेकिन हम तो एमसीक्यू कर रहे हैं, डजंट मैटर आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। गॉट इट? x equal to a and y equal to b, एक रफली ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये x एक्सिस पर a का मिलेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा y के पैरेलल, ये लाइन हो गई। और y पर भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो एज्यूम करने के लिए। तो b हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो जो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगा इस जगह पर। ओके, ये डिस्टेंस क्या होगा ये हमको क्लियर होना चाहिए। ये डिस्टेंस क्या होगा? जो x की वैल्यू है ये हो जाएगा a, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? b। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? बस यही पूछा गया है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग एट बी है, इंटरसेक्टिंग एट ए बी। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। गॉट इट? x की साइड ऑर्डिनेट। ठीक है, x की हमारा a है और ऑर्डिनेट क्या है हमारा? b है। तो देखो इंटरसेक्टिंग एट ए बी, चाहे ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कोऑर्डिनेट्स यही रहने वाले हैं। गॉट इट? तो ये आप चुटकियों में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k do the equations 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky equal to minus 16 represent कोइंसिडेंट लाइंस। देखो कंडीशन दे रखी है और k की वैल्यू पूछ ली है। कंडीशन हमको क्या दे रही है पहले वो देखो आप लोग। लाइंस किस टाइप की है? कोइंसिडेंट, है ना। कोइंसिडेंट वाली कंडीशन सबको क्लियर है। लाइंस कोइंसाइड कर जाती है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारे इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही है। एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर देखो, पहले तो मैनेज करना इसको, दोनों इक्वेशंस को पहले ऑब्जर्व करना कि जो a b c की वैल्यू है तीनों सेम पोजीशन पर है या नहीं है। तो देखो हमारी a और b की वैल्यू तो लेफ्ट साइड आ रही है, लेकिन c की वैल्यू इसकी लेफ्ट में और इसकी राइट में जा रही है। या तो दोनों को राइट कर दो या दोनों को लेफ्ट कर दो। पहले इक्वेशन को मैनेज कर लो। तो यहाँ पर ये 16 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 16 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बाकी इक्वेशन ऐसे दिख रही है 6x माइनस ky। गुड, ये इक्वेशन को ऐसे रहने दो। ठीक है,
अब हम कंडीशन के हिसाब से मैंने अभी कहा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी बना लेते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा 3/6, b1/b2 क्या हो जाएगा -1/-k और c1/c2 क्या हो जाएगा हमारा +8/+16। इक्वल इक्वल। देखो यहाँ हमको क्या मिल रहा है 1/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ मिल रहा है 1/2। देखो 1/2 यहाँ भी क्या आना चाहिए 1/2, तो यहाँ 1 है तो k की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आना है ना। किसी भी एक पेयर को पिकअप करके आप सॉल्व कर सकते हो, जो इक्वल वाला पार्ट है उसको, है ना। वैसे तो दोनों पार्ट इक्वल है तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। गॉट इट। तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, if the lines given by 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then the value of k is। यहाँ पे वैसे ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है हमारे पास, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब आपको पता है ये a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होता है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ k की वैल्यू किससे निकलेगी a1/a2 और b1/b2 से निकलेगी, c1/c2 से हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दैट इज नॉट इक्वल। पहले मैंने कहा इसको मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर देखो c की वैल्यू कहाँ जा रही है, इक्वल के राइट साइड जा रही है, यहाँ c की वैल्यू लेफ्ट साइड जा रही है। तो दोनों को पहले किसी भी एक को मैनेज कर लो। तो इसको हम मैनेज कर लेते हैं 3x plus 2ky, 2 इधर ले आओ, -2 इक्वल टू 0 और इस कंडीशन इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो अब हम इसकी कंडीशंस निकाल लेते हैं। क्या होगा a1/a2 हमारा 2/3, किसी को भी ऊपर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2/3 5/2k और c1/c2 क्या हो जाएगा देख लो 1/-2। जैसे इसका कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, इट इज नॉट इक्वल। इक्वल वाला पार्ट है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी बताइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता है, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, है ना। ये हो गया 4k, ये हो गया 5 × 15 और चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15/4। दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। तो k की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, बस कांसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। The next question is, the value of c for which the pair of equations cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinite many solutions is। देखो infinite many solution हमको कब मिलता है, ये हमको कब मिलता है जब लाइंस क्या होती है कोइंसाइड कर जाती है, कोइंसिडेंट होती है ना। तो कोइंसिडेंट वाली कंडीशन क्या होती है आप सबको पता है, a1/a2 is equal to b1/b2 and is equal to c1/c2। तो हमको वही करना है, पहले इसको मैनेज कर लीजिए। देखो यहाँ a और b की वैल्यू तो है सेम पोजीशन पर, c की वैल्यू देखो दोनों इक्वेशन में राइट साइड है, तो इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों राइट साइड है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों के साइन तो सेम हो जाएंगे। अगर दोनों लेफ्ट हो या दोनों राइट हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक राइट एक लेफ्ट है तो उसको मैनेज करना जरूरी है। तो हमारा a1/a2 क्या हो जाएगा c/6, b1/b2 क्या हो जाएगा -1/-2 और c1/c2 क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो अभी जैसा कहा था कोइंसिडेंट लाइंस है
तो कंडीशन कौन सी होगी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखो यहाँ पर c की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, पहले ये देखते हैं कि इक्वल आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2 ये 2/3। अब देखो ये दोनों इक्वल ही नहीं हो रहे, तो ये तो कंडीशन ही फेल हो गई। जब ये पार्ट इक्वल ही नहीं है तो ये कॉन्सिडेंट कैसे हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, मतलब ये तो इक्वेशन ही गलत हो गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखते हैं, देखो 3 - 3 - 12, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आएगी। रीजन आपको समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कंडीशंस बन रही थी a1/b2 b1/b2 एंड c1/c2 को इक्वल होना चाहिए, जबकि हमारा b1/b2 और c1/c2 तो इक्वल है ही नहीं, तो ये कंडीशन तो पैरेलल लाइंस वाली हो जाएगी ना, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आता भी है तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो वैल्यूज, है ना। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है हमको कि फटाफट हमने सी की वैल्यू निकाली और करेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज one equation of a pair of dependent linear equation is -5x plus 7y equal to 2. The second equation can be, देखो डिपेंडेंट का मतलब वही कंडीशन हो गई हमारी, कौन सी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या कॉन्स्टेंट लाइंस वाली, है ना। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इससे किसका रेशियो सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेशियो आप ऑप्शन से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पहले तो देख लो, यहाँ पर इक्वेशंस में सी फर्स्ट ऑप्शन में लेफ्ट साइड है और उसमें राइट साइड है, या तो सबके सी को राइट साइड कर दो या सबके सी को लेफ्ट साइड कर दो। तो देखो इसको हम फिलहाल मैनेज कर लेते हैं, 5x plus 7y -2 इसको रेशियो निकालेंगे, इससे क्या आएगा, देखो -5/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 मिल जाएगा। 7 से 7/14 ये हो गया, प्लस का 1/2, ये तो यही फेल हो गया, क्योंकि तीनों इक्वल होने चाहिए, माइनस का 1/2 दे रहा है, प्लस का 1/2 दे रहा है, ये वाला पार्ट ही इक्वल नहीं हुआ, आगे चेक करने से क्या मतलब है, फेल हो गया। बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, -5/10 ये हो गया, प्लस का 1/2, 7/-14 ये हो गया, माइनस का 1/2, ये भी फेल हो गया। आगे बढ़ने से जरूरत चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, -5/10 ये हो गया, प्लस का 1/2, 7/14 ये हो गया, प्लस का 1/2, यहाँ तो सही है। आगे चेक कर लेते हैं, -2/4, तो -2/4 हमको क्या देगा, माइनस का 1/2। ये वाला पार्ट नॉट इक्वल हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट वाली कंडीशन तो आएगी नहीं, है ना। डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं बन पाएगी, लीनियर इक्वेशन ये हो जाएगी। इंडिपेंडेंट तो लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लगभग तो लास्ट वाला ही सही निकलने वाला है, क्योंकि तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। लास्ट ऑप्शन में हमारा सी राइट साइड है, पहले उसको मैनेज करना जरूरी है। तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसी को पिकअप कर लेंगे, इसी से चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की सी राइट साइड है, गॉट इट। तो वैसे ही मैनेज कर लेंगे, -5 और 10 ये हम क्या देगा, -1/2, 7/-14 ये भी हमको क्या दे रहा है, माइनस का 1/2, और 2/-4 ये भी हमको क्या देगा, माइनस का 1/2। तीनों रेशियो इक्वल आ गए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, गॉट इट। तो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब क्लियर हो गया है, और इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। Let's move to the next question. Next question is a pair of linear equation which has a unique solution x equal to 2 and y equal to -3. अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। A pair of linear equation which has a unique solution,
सबसे पहली चीज़ ये लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है ये आपको पता ही होगा। यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस में, है ना। और यहाँ पर हमको वैल्यूज भी दे रखी है, मतलब कोऑर्डिनेट भी दिए हुए कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछी है, तो पहले तो ये वैल्यूज को रख के देख लो कौन कौन सेटिस्फाई हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। गॉट इट। तो देखो यहाँ पर 2 - 3 को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 2 + -3 करेंगे तो क्या आएगा बताओ। 2 + -3 हमको -1 देगा, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट वाली इक्वेशन को देखो 2x - 3y, इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9 प्लस का हो जाएगा, और 9 और 4 -5 नहीं देगा, तो ये हमको सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये तो फेल हो गया ऑप्शन, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। बी वाला ऑप्शन चेक कर लो, 2 × 2 = 4, 5 × 15 माइनस का विल बी रिजल्टेंट -11, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट इक्वेशन को चेक कर लीजिए, 2 × 4 = 8 और 3 × 10 ये हो गया 30 माइनस का, और ये रिजल्ट में हमको देगा माइनस का 22, बिल्कुल सही है। ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, पर अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको चेक करना है यहाँ पर, क्योंकि साथ में केवल हमको सेटिस्फाई करने से मतलब नहीं, यूनिक सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशन तो हमारा मेनी सॉल्यूशन में भी हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन तो मिल सकता है, कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशन भी हो सकती है, तो हमको यूनिक सॉल्यूशन वाला ढूंढना है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 माइनस का 3, तो ये 4 + 3 गल नहीं देगा, यही पे कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं -3 को, ये हो जाएगा 12 प्लस का ये देगा 14 - 14 = 0, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 5 × 2 = 10 माइनस का 3 ये देगा प्लस का 30 - 30 - 0, ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन। यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। यहाँ पर देखो 2/4 ये हमको दे देगा 1/2, 5/10 ये भी हमको क्या दे रहा है 1/2। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं है, करना हो तो कर लो, -11 को -22 पे क्या दे देगा हमको 1/2 दे देगा। तो ये तो कॉन्सिडेंट लाइंस हो गई, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रहा है ये तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत, बचा कौन सा डी वाला। फिर भी इसको चेक कर लो, ये हमको दे रहा है 1/5 और b1/b2 क्या दे रहा है -4/-1, तो ये हो गया 4/1, माइनस माइनस कट जाएगा। और c1/c2 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट ही नॉट इक्वल आ रहा है, तो क्लियर हो गया कि ये इंटरसेक्टिंग है। गॉट इट। तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। Let's move to the next question. Next question is, if x equal to a and y equal to b, if the solution of the equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, then the values of a and b are respectively। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। 3 - 5 हमको क्या दे रहा है, +2 दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्योंकि 3 - 5 हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा -2 मिलेगा, तो ये तो यहीं पर फेल हो गया है ना। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर हमको पूछा क्या गया है, वैल्यूज ऑफ ए बी, मतलब ये वाला तो पहले है जो वैल्यू लिखी हुई है वो ए की लिखी हुई है, बाद में जो वैल्यू लिखी हुई है वो बी की लिखी हुई है ना। ये हमको क्लियर होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे उसी रेस्पेक्ट में हमको आंसर भी फाइंड आउट करना होता है। कई क्वेश्चन को घुमाने के लिए यहाँ पहले बी लिख दिया और फिर ए लिख दिया, तो हमको उसको ध्यान रखना है। बी वाला ऑप्शन 5 - 3, देखो सब्स्टिट्यूट करना है, 5 - 3 हमको 2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अब 5 + 3 करते हैं हमको 4 तो नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर फेल हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3। अब देखो 3 और 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 - 1 हमको क्या दे रहा है 2 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, और
3 + 1 हमको क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर भी चेक कर लो, डी वाले को -1 को यहाँ रखो, यहाँ -3 को रखो, -3 हमारा हो गया +3 +3 और -1 हमको क्या दे देगा बताओ, +2 दे देगा। ठीक है, यहाँ चेक कर लो तो -1 -3 को रिजल्ट क्या देगा, -4 देगा और यहाँ पे प्लस का 4 आ रहा है, यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी वाला 3 and 1। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। Let's move to the next question. Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is 75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively. देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश में, भले आपका मीडियम कुछ भी हो, तो उस क्वेश्चन को आप किसी भी लैंग्वेज से समझ सकते हो, क्योंकि आपके लिए उस मीडियम भले इंग्लिश हो लेकिन उसको समझने के लिए तो कोई मीडियम होता नहीं है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में उसको समझिए और उसको कंक्लूड कीजिए, तो इसको आप इजीली समझ जाएंगे अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो। यहाँ कह रहे हैं कि अरुणा के पास ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं और टोटल उसके पास कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, और जो उसका अमाउंट की जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, ₹75 बन रही है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे आप इसको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, पर ज़्यादा बेटर होगा तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू है। सब्जेक्टिव होता था हम इक्वेशंस बनाकर इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे पास एमसीक्यू है, हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो किसका सम हमारा 50 आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा क्या गया, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हैं, ₹1 और ₹2 के। तो देखो इसका सम 50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन हमको साथ में ये भी चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ₹1 के 35 सिक्के हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 का, और ₹2 के 15 सिक्के हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, और दोनों का सम क्या आना चाहिए, हमको 75 मिलना चाहिए। तो 35 × 1 और 50 × 2, ये हो गया 35 और ये हो गया 30, 30 और 35 हमको दे रहा है 65, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा 35 + 20, ये तो 50 नहीं दे रहा है, ये तो यहीं पे फेल हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 15 35 का सम तो आ ही रहा है ना, 50 इसको चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 15 1 15 एंड 35 2 कितना हो जाएगा 70, 70 + 15 हो जाएगा हमारा 85, तो ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा 75 के। गॉट इट। अब बचा हमारा डी ऑप्शन। देखो ये दोनों इनकरेक्ट हो चुके हैं और ये भी इनकरेक्ट हो गया था। डी वाला ऑप्शन देखो 25 + 25 50 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अब इसको 75 रुपीज़ को भी चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 50, दोनों का सम करेंगे तो बिल्कुल 75 जो है देगा। दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। आप इसको इक्वेशंस बना के भी कर सकते हो। वैसे इसमें इक्वेशन क्या बन रही थी कोई बता सकता है? मान लो ये नेगेटिव आ गया तो ये सिंपल सा है, x + y जो है वो हो गया हमारा 50 है ना। ₹1 के कॉइन मान लेंगे हम लेट x और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना मान लेंगे y। ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन और हमारी हो जाएगी x × 1 मतलब x और 2 × y, x + 2y हमारा हो जाएगा 75। ये दो इक्वेशन बन जाएगी। इसको भी सोल्व करके आप और आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। देखो पिता की जो उम्र है वो बेटे से कितनी है? 6 गुना ज्यादा है। पहले क्वेश्चन को समझना, वैसे आपको इंग्लिश ग्रामर का भी पता ही होगा, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, तो ये बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है। 4 years hence the age of father will be 4 times। 4 साल बाद पिता की उम्र बेटे से 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स है ना। The present ages in years of the son and the father are respectively। देखो
इसमें भी इक्वेशन बना सकते हो आप लोग, बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। देखो पहले बोला है फादर की उम्र मान लो x है और बच्चे की उम्र मान लो y है। फर्स्ट में बोला है कि प्रेजेंट में फादर जो है वो बच्चे का कितना है 6 गुना है। इसको बैलेंस करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई बच्चे के साथ कर देंगे, बेटे के साथ कर देंगे। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में बोला है कि 4 साल के बाद तो दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ जाएगी, +4 और 4 साल के बाद इसको बैलेंस करोगे तो ये कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। तो बच्चा जो बेटे की उम्र है उसका 4 गुना करोगे तब वो फादर की एज के बराबर होगा। ये हो गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसा क्यों करें, हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कि पहले किसकी एज पूछी है, सन की, और फिर पूछी फादर की। यहाँ पे पहले सन और फिर फादर है, ठीक है। अब देखो पहले प्रेजेंट एज पूछी, प्रेजेंट एज में 6 गुना कौन है, ये 4 6 24 बिल्कुल 6 गुना हो रहा है। ये भी 6 गुना हो रहा है, 5 30 5 6 30 6 6 36, ये भी हो रहा है 3 6 18, ये वाला नहीं हो रहा है, इसको तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी तीनों से, ए बी सी से, ठीक है। अब हमको सेकंड इक्वेशन चेक करनी है कि भाई 4 साल बाद, तो 4 साल बाद क्या होगा, दोनों में फॉरवर्ड प्लस कर दो और हमको देखना है कि 4 गुना कौन है। तो सिंपल सा है, देखो 4 + 4 कितना हो गया, 4 साल बाद ये हो जाएगा 8 साल का, और ये कितना हो जाएगा 28 साल का। तो भाई 8 चौक 32 होता है ना, 8 4 32। हमको वही चेक करना है कि भाई 4 टाइम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है 4 साल के बाद, आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स ये हो रहा है 8 इयर्स का, ये हो रहा है 28 इयर्स का, तो 8 4 32 होता है, ये हो गया कैंसिल आउट, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट +4 दोनों में कर दो, सिंपल सा है। ये हो गया 9 और ये हो गया 34। क्या ये 4 टाइम्स है, नहीं है, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। आफ्टर 4 इयर्स ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 40 का, और ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, 10 4 40 बिल्कुल हो रहा है। दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखो आप इसको ऑप्शन से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, गॉट इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैंने पिछले वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, वो भी आप देखना। और नेक्स्ट भी मैं लगभग सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाने वाला हूँ फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक से। जो एमसीक्यू सीरीज है वो कंटिन्यू रखूँगा, और आप बोलेंगे उस टॉपिक पर मैं अपना वीडियो लेकर भी आऊँगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप जमकर मेहनत कीजिए, आप और मैं मिलकर मेहनत करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ आपको 95+ क्रॉस करवाऊंगा अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहेंगे तो। ऑल द बेस्ट।